सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आओ आगे बढ़े में। दोस्तों, आज हम लोग पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के बीएससी सेकेंड ईयर का बॉटनी का फर्स्ट पेपर का आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये दोस्तों हमारा एक और चैनल है यूट्यूब का, राजेश सर इंग्लिश इज ईजी। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। इसमें इंग्लिश के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। आप लोग इंग्लिश का ग्रामर वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। राजेश सर इंग्लिश इज इजी चैनल का नाम है। तो इस क्रम में देखते हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हर्बेरियम तकनीक का विस्तार से वर्णन करें। ओके, तो उसका आंसर आप लोगों के सामने ये रहा। तो हर्बेरियम किस तकनीक के माध्यम से तैयार किया जाता है, तो इसमें पूरा जो तकनीक बताया गया है कि कैसे प्लांट्स का पार्ट उसमें कलेक्ट किया जा सकता है, कैसे कट किया जाता है, उसके किस पोर्शन को जो जरूरी पोर्शन है उसको लाया जाता है सामने में, फिर उसको अलग अलग तकनीक के माध्यम से उसको तैयार किया जाता है। ओके, उसको पहले पेज में दबा कर रखना होता है बुक्स वगैरह में, फिर उसको उसको सुखाने के लिए फिर वो एक प्रॉपर शेप ले लेता है। उसके बाद उसको कुछ दिनों के बाद उसको निकाल कर उसमें एक विशेष तकनीक के माध्यम से उसको गर्म किया जाता है प्रेस वगैरह करके, ताकि उसमें फंगस वगैरह ना लगे। फिर वो गर्म हो जाने के बाद उसको वहाँ से रिमूव करके अच्छे से एक एक पार्ट्स, ताकि वो टूटे ना, बड़ी सावधानी पूर्वक उसको एक अलग पेज में इंस्टॉल करके लगा के उसको फिर लेबलेट करते हैं, उसका नामकरण करते हैं। ओके, तो इस प्रकार हर्बेरियम को बनाया जाता है। ये तकनीक आप लोगों को कृत्रिम तकनीक विधि से पूरा किस प्रकार से हर्बेरियम बनाया जाता है उस तकनीक का वर्णन हम लोग इस आंसर के माध्यम से किए हैं। ओके, तो हमारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि बॉटनी हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाने के वजह से इसका आंसर हम लोग नहीं अपलोड कर पाए थे, तो उसको आज कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स अपने बॉटनी का आंसर सेकेंड ईयर का जो आंसर है वो फर्स्ट पेपर का, वो जो लोग नहीं लिखे हैं वो अपने इस वीडियो को देखकर लिख सकते हैं। ओके, तो जो काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे, तो हम लोग उसको आज अपलोड कर रहे हैं। तो इस क्रम में हम लोगों का जो फिर भारत में जो प्रमुख हर्बेरियम है, जो संस्थान है, उसका नाम ये रहा। ओके, तो ये भी नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। फिर जो स्लाइड बाय स्लाइड आ रहा है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, फैबेसी कुल के उपकुलों का तुलनात्मक वर्णन करना है। ओके, तो जो फैबेसी कुल है उनका तुलनात्मक वर्णन करना है। तो उन कंपैरेटिव है ना, उसमें फैबेसी जो उपकुल है उसके उपकुलों का, उसमें कितने कितने और उपकुल हैं उन लोगों का कंपैरेटिव अध्ययन करना है, तो उसको विवरण देना है कंपैरेटिव। तो इसके लिए आप लोगों को ये अलग अलग कॉलम करके भी बना सकते हैं, है ना। तो ये अलग अलग कॉलम करके ही कंपैरेटिव उसका डिस्क्राइब करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि उसमें उसके समान गुणों को तथा समान अवगुणों को एक साथ कंपैरेटिव तरीके से कॉलम के माध्यम से बताया जा सकता है, अलग अलग कॉलम करके। ये लास्ट में आप लोग उसका अलग अलग स्पेसिफिकेशन भी अलग अलग कर सकते हैं आप लोग। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग आंसर रीड करते जाइए। ये स्लाइड बाय स्लाइड आप लोगों के सामने आ रहा है। फिर उसका क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, तो वो जो स्कूल का जो फैमिली का जो क्लासिफिकेशन है वो भी आ रहा है, इसको भी आप लोग नोट डाउन करते जाइए, है ना। ओके दोस्तों, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगले प्रश्न क्या है, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आप लोग देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 3। तो क्वेश्चन क्रमांक 3 क्या है, 5 रेशे प्रदाय करने वाले पौधों के नाम लिखना है। तो पौधों का नाम लिखना है, वो भी कौन सा, 5 रेशे प्रदाय करने वाले और 5। तो इस क्रम में हम लोग अब आंसर बनाएंगे, तो ये देखते जाइए। इसका मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग इसका सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिए, उसके बाद इसका आंसर करते जाइए।
अब इसमें 5 रेशे वाले कुल का नाम बताना है, तो पौधे का नाम बताना है, तो उसमें उस पहला है कपास, तो कपास के बारे में बता दीजिए। फिर कपास के पौधे के उसके लक्षण हैं, फिर वो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है जलवायु व उत्पादन क्षेत्र, है ना। तो कपास किस जलवायु में और किस क्षेत्र में उगते हैं, जैसे भारत में देखा जाए तो गुजरात और महाराष्ट्र इसका प्रमुख क्षेत्र है कपास का। फिर कपास की खेती कैसे की जाती है ना, उसके बारे में पूरा डिटेलिंग है। तो ये कपास की संपूर्ण मतलब जानकारी आप लोगों के सामने ये आ गई है। ओके, फिर अगला देखिए आप लोग इसका, हाँ ये डायग्राम भी बनाना है, ये डायग्राम बनाना मस्ट है। उसकी डिटेलिंग के बाद कपास का डायग्राम है। ओके, ये स्लाइड बाय स्लाइड आ रहा है आप लोगों के सामने, इसको देखते जाइए। फिर उसके कपास की कौन कौन सी किस्में हैं उसको हम लोग इंडिकेट किए हैं, तो ये भी देखते जाइए। भारत में देखो कपास का उपयोग क्या है, सूती वस्त्र बनाते हैं। तो भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग हैं उनके बारे में डिटेल दिया गया है। अब ये हुआ कपास। अब नेक्स्ट कौन सा है, जूट। ये क्या है, ये भी एक अलग वनस्पति है ना। तो जो रेशा प्रदान करता है उसके बारे में, तो जूट का क्या उपयोग करते हैं, जैसे कि बोरा वस्त्र बनाने में, है ना, बोरी वगैरह जो धान गेहूं रखते हैं ना वो बनाने में। तो वो डिटेल आप लोगों के सामने स्लाइड बाय स्लाइड आ रहा है। इसका पूरा लक्षण लिखिए, उसका कैरेक्टर, है ना, उसका उत्पादन क्षेत्र, जूट के पौधे के वानस्पतिक लक्षण। ओके, तो ये पूरा वानस्पतिक लक्षण लिखना है उसका, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है। कम से कम एक पौधे के को 2 पेज में कवर कीजिए, ताकि वो इस ऐसे करके मतलब 5 पौधों को आप टोटल 10 पेज में कवर कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है नारियल। नारियल भी एक रेशे प्रदाय करने वाला एक पौधा है ना, एक वनस्पति है। तो वानस्पतिक लक्षण लिखिए। उसके बाद है इसका जलवायु एवं उत्पादन क्षेत्र। आप लोगों को पता है कि नारियल कौन से जलवायु में, क्लाइमेट में उगता है और कैसे कौन से क्षेत्र। ये कोस्टल लैंड में उगता है, जैसे कि केरल के तटों में सबसे ज़्यादा, कर्नाटक के तट में, है ना, इस इलाके में नारियल की खेती अत्यधिक होती है। तो नारियल की खेती कैसे की जाती है, उसके जटा का प्रोसेसिंग अर्थात उसके रेशे को किस तरीके से निकाल कर प्रोसेसिंग किया जाता है, ये उसके बारे में डिटेलिंग दिया गया है। फिर नेक्स्ट है अपना चौथा सनई। सनई एक ये भी एक प्लांट है, तो जो रेशे उत्पादन करता है, ये भी फैबेसी कुल के अंदर आता है। तो इसके वानस्पतिक लक्षण और इसकी उत्पादन और कौन से एरिया में कृषि, इसको भी स्लाइड बाय स्लाइड आते जा रहा है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। दोस्तों ये इसका आंसर आप लोगों को आसानी से नहीं मिल पाएगा, मेरे को पता है। इसको हम लोगों ने अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग बुक के माध्यम से आप लोगों के लिए ढूंढे हैं। फिर आप लोगों के सामने ये हमारे टीम मेंबर ने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है, और अलग अलग बुक, अलग अलग सोर्सेज से इसको हम लोगों ने इसको अपने पास शुरुआती जो बुक्स थे उसमें नहीं मिल पाया, तो अलग अलग जगह से हम लोग बुक कलेक्ट किए। फिर उसके बाद आप लोगों का आंसर कलेक्ट बना रहे हैं, तब कहीं जाकर ये मतलब कंप्लीट हुआ है। ओके, तो दोस्तों हमारे टीम मेंबर का मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। फिर अगले क्रम में चलते हैं यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर ब, ये क्या है क्वेश्चन नंबर ब, सॉरी, हाँ क्वेश्चन एक बीजपत्री। ओके, तो एक बीजपत्री में 2 बीजपत्री के पत्तियों की आंतरिक संरचना का वर्णन है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये यूनिट नंबर 4 का जो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने आ रहा है। सॉरी, ये अथवा के बाद वाला क्वेश्चन है ना, इसमें तने का TS वाला। तो ये इसका आंसर आप लोगों के सामने आ रहा है, इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए, है ना। हमारे टीम मेंबर ने, जैसे कि मैंने बताया कि इसको मतलब काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के सामने लाया है, अलग अलग बुक्स से ढूंढ के, है ना, अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करके। तो उनके मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए तथा और अच्छे से बढ़ाने के लिए, उन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए आप लोग इसको मतलब अपने वीडियो को लाइक करो, है ना, और अधिक से अधिक शेयर करो। तो ये यूनिट नंबर 4 के अथवा के बाद वाला का स है विभज्योतक। इसको इसके ऊपर टिप्पणी लिखना है।
मेरिस्टेम के ऊपर आप लोगों को टिप्पणी लिखना है। तो ये आप लोगों के सामने स्लाइड बाय स्लाइड आते जा रहा है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करते जाइए और लिखते जाइए, है ना। फिर नेक्स्ट है यूनिट नंबर 5। यूनिट क्रमांक 5 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एंथर की आंतरिक संरचना एवं परागण के विकास का वर्णन करना है ना। ये क्वेश्चन है अपना। तो हम लोग इसके आंसर में ये एंथर वॉल, एंथर आप लोगों को समझ आ रहा है ना, जो फूल की, है ना, फ्लावर का जो मेल परागकण है उसके बारे में, एंथर की आंतरिक संरचना, उसके परागकण के विकास का वर्णन करना है। तो ये आप लोगों के, ये नर युग्मोद्भिद होता है, ये है ना, नर जनन तंत्र होता है एक्चुअल में। तो उसके बारे में डिटेल आप लोगों की, ये एंथर का टीएस है, उसकी स्ट्रक्चर है, इसको डायग्राम को बनाइए और अच्छे से लेबलेट कीजिए। ये स्लाइड बाय स्लाइड आते जा रहा है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए और अच्छे से लिखिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि इसको काफ़ी समय लगा इसके आंसर कलेक्शन करने में, और काफ़ी इसको विस्तृत तरीके से अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट किए हम लोग, फिर कहीं जाके इसका आंसर, एक संपूर्ण आंसर ये तैयार हुआ है। तो दोस्तों, इसका मतलब काफ़ी अच्छे से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो लोग इसका आंसर बना चुके हैं उनके, वो लोग के पास भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग और बेटर आंसर बना सके इस सोर्स के माध्यम से, है ना। और जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोग एक वीडियो बनाया है जिसमें बॉटनी का आंसर कैसे लिखें, तो वो वीडियो जाकर देखिए, वहाँ आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरीके से एक पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखा जाता है। फिर आंसर लिखना चालू कीजिए। तो दोस्तों, ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल, आओ आगे बढ़ें, इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ओके, सो थैंक यू।